फ्रेंड, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान कक्षा 10 में दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार को क्षारक के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसी को आज हमको पढ़ना है। अब बात करते हैं हम अम्ल के बारे में। अम्ल होता क्या है? तो प्राचीन समय की बात किया जाए तो प्राचीन समय में अम्ल को जो है ऐसे लोग पहचानते थे कि जो वस्तु खाने पर स्वाद में खट्टा होता था तो उसे लोग अम्ल मान लेते थे। लेकिन कहने मतलब यह है कि सभी वस्तुओं का जितने अम्ल हैं सभी का अगर स्वाद चखना जो है संभव नहीं है, क्योंकि कुछ जो अम्ल होते हैं उनमें संक्षारक के गुण पाए जाते हैं और संक्षारक होने के कारण अगर वह जीभ पर अगर वह पड़ जाता है अम्ल तो वह जीभ को जला देता है। ऐसे में सभी अम्लों का स्वाद चखना संभव नहीं है। तो कहने मतलब प्राचीन समय में लोगों को यह विश्वास था कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वही अम्ल होते हैं, ठीक है। तो बाद में ये पता चला जैसे उस समय उनको सिरके का ज्ञान था। सिरके का ज्ञान जो है ये उनको पहले से जानकारी था, वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार बाद में उनको जानकारी हुआ कि नींबू हुआ और नींबू में आपका नींबू हुआ, इमली हुआ और ये सिरका, यानी नींबू इमली में जो होता है टार्ट्रिक एसिड होता है और नींबू में जो होता है साइट्रिक एसिड होता है और कहने मतलब ये सिरके में होता है जो एसिटिक अम्ल। तो याद रखेंगे इमली, नींबू, देखिएगा इमली में होता है टार्टरिक अम्ल या एसिड लिख सकते हैं, टार्टरिक एसिड। देखिए इमली में जो है टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, और ध्यान दीजिएगा टार्टरिक एसिड। इसी प्रकार जैसे नींबू की बात करें, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड और सिरके में जो होता है वो होता है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड है ये एसिटिक एसिड। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे अच्छा ये बताइए इमली क्यों खट्टी होती है तो आप बताएंगे क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। कोई आपसे पूछे कि नींबू क्यों खट्टा होता है तो आप बताइएगा नींबू के खट्टे होने का मुख्य कारण क्या होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड। और आपसे पूछा जाए कि सिरका जो हम लोग यूज करते हैं, जो टमाटर का बनाया जाता है या आम का बनाया जाता है या वो नींबू का बनाते हैं, जो भी सिरका हम इस्तेमाल करते हैं उस सिरके में कौन सी अम्ल होती है तो आप बताइएगा एसिटिक अम्ल होती है, ठीक है। तो पुराने समय में लोगों को यह विश्वास था कि जिस पदार्थ को आप खा रहे हैं और उसके खाने से अगर स्वाद में खट्टा है वह तो उसको लोग अम्ल मान लेते थे। लेकिन बाद में यह पता चला कि सभी अम्लों का टेस्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें संक्षारक के गुण पाए जाते हैं और अगर वो त्वचा पर पड़ जाएगा तो वो जला सकता है। ऐसे में सभी अम्लों का स्वाद लेना संभव नहीं है। लेकिन अब जैसे बाद में पता चला जैसे नींबू हुआ, इमली हुआ, नींबू हुआ, सिरके हुआ, सिरका तो लोगों की जानकारी था कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन बाद में पता चला इमली क्यों खट्टा होता है तो इमली के खट्टे होने का मुख्य कारण क्या था, टार्टरिक एसिड था। नींबू क्यों खट्टा होता है तो उसका मुख्य कारण क्या था, सिट्रिक एसिड होता है। सिरका क्यों खट्टा होता है तो उसका मुख्य कारण क्या था, एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं, सामान्य गुण में बात करेंगे तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात यह होती है और स्वाद में खट्टे होते हैं परंतु सभी अम्लों को चख नहीं सकते। मैंने अभी अब आपको बताया कि सभी अम्लों को चखना संभव नहीं है, क्योंकि ये संक्षारक होने के कारण, क्योंकि इनमें संक्षारक के गुण पाए जाते हैं और संक्षारक होने के कारण त्वचा को क्या करते हैं, जला देते हैं। दूसरा होता है कि लगभग सभी अम्ल जल में मिले होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो लगभग उनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो घुल जाते हैं। तीसरे की बात करें तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं।
जितने प्रबल अम्ल होंगे वो प्रबल संचारक होते हैं, क्योंकि ये जो प्रबल अम्ल होते हैं वो लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। अगर प्रबल अम्ल को अगर किसी त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा को जला देता है। जैसे आप जानते हैं कि H2SO4 जो सांद्र H2SO4 होता है, अगर आपके शरीर पर उसको फेंक दिया जाए तो केवल हड्डी बस बचेगा, कंकाल बस रह जाएगा। जितना मांसाहारी भाग वो सब क्या होता है, गल जाता है, जल जाता है, केवल आपका हड्डी बस बचेगा। शहरों में आप जानते होंगे ये जो तेजाब का जो है, जो जितने जो सरफिरे व्यक्ति मिलते हैं वो सुनने में आता है कि वहाँ उसने जो है तेजाब का छिड़काव कर दिया, इसीलिए तेजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो सांद्र होता है वो खतरनाक होता है। तो सांद्र मतलब जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल संचारक होते हैं, क्योंकि ये लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो चौथा इसमें गुण होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये याद रखिएगा। अम्ल की ये विशेषता होती है कि अगर नीला लिटमस पत्र है और तो अगर उसको अम्ल में डाल दिया जाएगा तो वो नीले को कैसा कर देता है, लाल रंग में बदल देता है। अब क्षारक की बात करते हैं, क्षारकों की बात किया जाए तो क्षारक क्या होते हैं। प्रारंभ में लोगों को यही पता था कि जिनका स्वाद कसैला होता है वो क्षारक होते हैं। देखिएगा, ये स्वाद में कसैले होते हैं, इनका स्वाद कसैला होता है और कसैले होने के कारण ये क्षारक होते हैं। दूसरी बात यह, त्वचा पर पड़ने पर ये जलन उत्पन्न करते हैं। अगर त्वचा पर पड़ जाए तो ये जलन उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये जल में विलय होते हैं। जैसे अम्ल जल में विलय होता है वैसे ही क्षारक भी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। और अगला होता है ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। कभी कभी होता क्या है, जब आप आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको प्रयोगशाला के लिए एग्जामिनर जो है आपके सामने जो है मेज पर वो क्या करेगा कि अम्ल रख देगा, क्षार रख देगा, लवण रख देगा और रखने के बाद वो करेगा क्या कि तो कहने मतलब यह है कि जो स्वाद में कसैले होते हैं वही जो है क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ये स्वाद में कसैले होते हैं, ये त्वचा पर पड़ने पर जलन उत्पन्न करते हैं, ये जल में विलय होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो कहने मतलब यह है कि कभी कभी एग्जामिनर आपके सामने क्या करता है कि वो मेज पर जो है वह अम्ल को रख देगा, क्षार को रख देगा, लवण को रख देगा और आपको लिटमस पत्र वहीं रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए इसमें पहचान करिए कि कौन अम्ल है। और उस पर कोई अम्ल का अथवा क्षार का अथवा लवण का कोई बैनर नहीं लगा होता है। आपको करना क्या है, आपके सामने लिटमस पत्र दिया रहेगा और आपको करना क्या, उस लिटमस पत्र को क्या करिए करना है, आपको उन जो विलयन दिए गए उनमें आपको उसमें डुबाना है। अगर डुबाने पर नीला जो है लाल हो गया, नीला लिटमस पत्र देखिएगा, नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो गया तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा विलयन है, तो आप कहेंगे अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पत्र उसमें डालने पर नीला हो जाता है तो समझ जाइएगा वो क्या है, क्षारक है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान करते हैं और आपके बुद्धिमत्ता को वह एग्जामिनर वह जान जाता है और आपको अच्छे नंबर वह दे देता है। तो आई होप जितना चीज़ मैं बताया हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका जो नोट कंप्लीट करिए। अगला पार्ट इसमें आता है आर्गेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिभाषा अगर देता है तो कह देता है आर्गेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की जो परिभाषा उसको बताइए। अगर मान लीजिए सिंपल में सामान्य वे में अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल क्या होते हैं तो सामान्य परिभाषा यही बताइएगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अम्ल कहते हैं। क्लियर। और क्षारक की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए बताइएगा वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक या क्षार कहते हैं। याद रखिएगा, बस इतना सिंपल में आपको बताना है। उसके बाद सामान्य गुण उनके हमने यहाँ लिखवाया था, अम्ल के सामान्य गुण और क्षारक के सामान्य गुण लिखवाया था, उतना ही काफ़ी है। बस इतना आप लोगों को बताना कि अम्ल की परिभाषा कोई पूछेगा तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये किस अवधारणा के अनुसार, तो आप बताइएगा ये पुरानी अवधारणा के अनुसार कि वे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और पुरानी अवधारणा के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। अब ये नवीन अवधारणा के अनुसार आपको बताना है कि आर्गेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम अम्ल की परिभाषा बताएंगे। अम्ल क्या होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है एसिड्स। एसिड्स आपको बताना है। एसिड्स क्या होता है तो जान लीजिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर
हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अम्ल करते हैं। यानी लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H प्लस हाइड्रोजन आयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इस तरह से देखिएगा, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन देते हैं वे यानी अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl HNO3, नाइट्रिक अम्ल H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH ETC इत्यादि। बहुत से अम्ल है, लेकिन हमने यहाँ 2-4 अम्लों के नाम लिख दिए हैं। HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और CH3COOH को हम क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल। अब इसमें बात यह है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर या जल में घुलने पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे देते हैं इनको देखा जाए कि वास्तव में ये दे रहे हैं कि नहीं तो ये तो हम जान ही रहे हैं कि अम्ल है, लेकिन ये दे तब न पता चले कि ये वास्तव में H प्लस आयन देते हैं कि नहीं। देखिए कैसे देते हैं, ये Cl है। अब ये क्या होगा, इनको जब घोलेंगे कि ये बनाएंगे H प्लस और Cl माइनस आयन। ये एक्वस AQ लिख दे रहे हैं, AQ, और यहाँ पे क्या होगा AQ, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं AQ। आप कहेंगे काहे AQ लिखा रहा है, तो आप जानिए AQ का मतलब होता है एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय। यानी जब हम HCl को जलीय विलयन में जब इसको घोलते हैं तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। देखिए H प्लस आयन मिला कि नहीं। देखिएगा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। अब HNO3 को इसी प्रकार देख सकते हैं, HNO3, इसको भी आप घोलिए क्या होगा, ये बनाएगा H प्लस और प्लस, और NO3 है ना, तो NO3 माइनस आयन, ठीक है। ये भी एक्वस लिख लीजिएगा, A और Q लिखिएगा। यहाँ भी क्या होगा, A और Q। AQ एक्वस का मतलब होता है जलीय। इसी प्रकार देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्वस AQUAS, एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है। तो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसी प्रकार हम जो है H2SO4 को देखते हैं। H2SO4 अगर हम बोले तो क्या होगा, देखेंगे कि ये बनाएगा क्या, H प्लस और प्लस, यहाँ बनाएगा HSO4 और माइनस। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए CH3COOH को बोले तो क्या होगा, CH3COOH है तो ये बनाएगा H प्लस और CH3CO पर माइनस। इसी प्रकार जैसे एक्वस इधर लिखे हैं उसी तरह से यहाँ सब आप लिखेंगे AQ, यहाँ भी AQ, यहाँ भी AQ एक्वस, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे AQ, नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो और अच्छी बात है। एक्वस यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये हम परिभाषा की बात कर रहे थे कि आर्हेनियस के अनुसार अगर अम्ल की परिभाषा आपसे पूछा जाए कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगा, तो बताइएगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर
वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में अगर घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्लों के नाम आप जानते हैं HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। और यहाँ से आपको घोलेंगे कैसे, HCl को लीजिएगा और इसको जब वियोजित करते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये दो आयनों में टूटता है, H+ आयन और Cl- आयन में। इसी पर HNO3 है तो ये भी दो आयनों में टूटेगा, H+ और NO3- आयन में। और यहाँ देखेंगे H2SO4 है तो ये भी दो आयनों में टूटेगा, H+ और यहाँ देखिएगा दो हाइड्रोजन था ना, तो एक ऐसे यहाँ लिख दिया और एक हाइड्रोजन ये यहाँ बचा हुआ था तो HSO4 हो गया। इसी बार CH3COOH था तो H वाला जो है बाहर आ गया H+ और CH3COOH बचा था CH3COOH-। तो ये एक्वस माने जलीय विलयन की बात हो रही है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये करने में या दिखाने में आपको कठिन लग रहा हो तो बस आप परिभाषा लिखिए और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप इतना कर देते हैं, एक आध दो को दिखा देते हैं, तो एग्जामिनर आपसे और अधिक प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वास्तव में बच्चे ने जो लड़का था जो लड़की है उसने बहुत बढ़िया से तैयारी किया है। तो एक आध दो एग्जाम्पल अगर आप दिखा देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको मनचाहा नंबर आपको दे देता है। अब आर्हेनियस के अनुसार जो दूसरा परिभाषा आपके सामने आ रहा है, क्षार या क्षारक। क्षारक को ही क्षार भी कहते हैं, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी की बेसिस। अब क्षारक की परिभाषा आर्हेनियस आपने क्या दिया था उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने अम्ल की परिभाषा लिखा है कि वे पदार्थ जिन्हें जो जल में घुलने पर या जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षारक की परिभाषा क्या है, बस सेम उसी तरह से है, जहां हाइड्रोजन आयन है वहां आप लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसमें आपने लिखा कि अम्ल की परिभाषा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसमें परिभाषा लिखेंगे वे पदार्थ जो जल में अथवा जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार अथवा क्षारक कहते हैं। लिखेंगे वे पदार्थ जो जल अथवा जलीय विलयन, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन का सूत्र होता है OH-। अभी हाइड्रोजन आयन लिखे थे तो H+ लिखे थे ना, तो वे पदार्थ जो जल अथवा जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार अथवा क्षारक कहलाते हैं, क्षार अथवा क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखेंगे आप NaOH नहीं, NaOH हो गया, HOH हो गया, BaOH का होल ट्वाइस आ गया, BOH होल्डर्स बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, साधारण नाम में जानिएगा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको कास्टिक पोटास कहते हैं, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। और आगे बढ़ते हैं, और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब कहने मतलब है कि ETC इत्यादि इस प्रकार से बहुत से क्षार होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहने मतलब है कि इनको चलिए जल में घोला जाए, या जलीय विलयन में घोला जाए, और देखें कि वास्तव में OH- आयन मिल रहा है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है कि नहीं। तो आइए, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल लिखा था ऊपर उसी तरह से लिखना है। इसको भी क्या करेंगे, इसको आप तोड़ेंगे, जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा Na+ और लिखेंगे OH- आयन, और यहाँ भी आप लिखेंगे AQ, और यहाँ भी क्या होगा AQ। इसी प्रकार यहाँ भी A और Q,
ये फर्स्ट हो गया। आप इसी प्रकार सेकंड को भी देख सकते हैं। KOH है, KOH को अगर हम तोड़ते हैं, यहाँ एक्वस है, जब में घोलेंगे तो ये बनाएगा K प्लस और OH माइनस। देखिए OH माइनस मिल रहा है, यहाँ भी एक्वस लिखेंगे AQ और यहाँ पे एक्वस AQ। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे पार्ट को अगर तोड़ते हैं तो BaOH का होल ट्वाइस दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं Ba2 प्लस और प्लस 2OH माइनस। यहाँ भी एक्वस लिखेंगे AQ और यहाँ भी AQ। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिएगा, आप कहेंगे कि Na पर +1 है, अच्छा ठीक है, K पर +1 है, ये भी समझ में आ रहा। तो यहाँ Ba पर +1 ना होकर क्यों 2 आ गया है, तो देखिएगा इसकी संयोजकता इसके नीचे होती है, तो ये 2 है ना, इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो OH पर क्या है 1 है, OH की संयोजकता इसका मतलब 1 होगा और Ba की संयोजकता कितनी हुई 2, तो Ba पर 2 प्लस लिखेंगे और OH पर क्या होगा माइनस। और चूंकि OH कोट था ट्वाइस था, आगे तो सुविधा कर दीजिएगा। देखिएगा OH का होल ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब OH 2 था, तो OH 2 था तो आगे 2 लिख देंगे। ये 20 मत समझिएगा भाई, देखिएगा कुछ बच्चे इसको 20 भी समझ सकते हैं, तो ये 20 नहीं है। 20 का 20 में तो आप हैं, लेकिन ये 20 नहीं है, ये क्या है 2OH का होल, तो OH पर माइनस है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें NH4OH को अगर लेते हैं, NH4OH को अगर लेते हैं, इसका भी जली विलयन बनाया जाए, जली विलयन में इसको घोला जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे NH4 प्लस और क्या होगा OH माइनस आयन, और ये एक्वस लिख सकते हैं AQ और यहाँ पे लिखेंगे AQ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अम्ल की परिभाषा में हमको हाइड्रोजन आयन मिल रहे थे, H+ आयन मिल रहे थे, और क्षारक अथवा क्षार की परिभाषा में हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं, OH माइनस आयन। देखिए सभी एग्जाम्पल में OH माइनस आयन मिल रहे हैं। तो आई होप ये चीज आपको या परिभाषा आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे लवण। तो आइए अगला जो है इसमें लवण यानी अम्ल परिभाषित हो गया, क्षार अथवा क्षारक परिभाषित हो गया। अब अगला नंबर आता है लवण, जिसको हम अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। साल्ट क्या होता है समझिएगा, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो, उसे हम क्या कहते हैं लवण कहते हैं। यानी कहेंगे वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन तथा हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन उपस्थित हो लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ZnSO4, इसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे जिंक सल्फेट।
K2SO4 एसएन सल्फेट NaCl KNO3 ETC। ये देखेंगे सब ये लवण है। आप कहेंगे देखिए इसमें परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनके जलीय मिलन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन के अतिरिक्त कोई अन्य क्या हो ऋणायन उपस्थित हो लवण कहलाते हैं। कैसे? तो देखिए अब ZnSO4 है, इसको हम जलीय मिलन में तोड़ने चल रहे हैं। जब जलीय मिलन में इसको घोलेंगे तो ये बनाएगा Zn प्लस और क्या SO4 माइनस। आप कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ Zn प्लस और SO4 माइनस है। अब इसमें देखेंगे तो क्या है, अम्ल वाले में H प्लस आयन आ रहा था, क्षारक वाले में OH माइनस आयन आ रहा था। अब इसमें बताइए कहीं H प्लस आयन आया है, कहीं यहाँ OH माइनस आयन आया है। तो परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जिनके जलीय मिलन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त H प्लस आयन के अतिरिक्त H के जगह यहाँ कोई और हो और OH के जगह यहाँ कोई और हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। और लवण में देखिए आपका जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि, ये जो भी मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहने मतलब यह है कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि वे पदार्थ जिनके जलीय मिलन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन या हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन उपस्थित हो। जिंक सल्फेट था, हमने यहाँ तोड़ा और देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, जिंक की संयोजकता Zn प्लस होती है और यहाँ माइनस 2 लगा दिया। अब देखिएगा कि अब इसको ZnSO4 था, K2SO4 NaCl। अब इनको जब हम जलीय मिलन में तोड़ते हैं या घोलते हैं तो Zn प्लस प्लस मिल गया और SO4 माइनस माइनस मिल गया। तो देखिए ना तो यहाँ H प्लस आयन आया और नहीं यहाँ OH माइनस आयन आया। तो ठीक है, तो ये आपका जो पदार्थ होता है ये क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आर्हेनियस के अनुसार हमने अम्ल की परिभाषा बताया, क्षारक की परिभाषा बताया, लवण की परिभाषा बता दिया, ठीक है। अब आगे इसके आगे का जो है जो आगे आपको हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण, जो कि नेक्स्ट डे उसको बताएंगे। तो आई होप जो भी मैं बताया हूँ वो आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब मेरा काम यह है कि आपको ऐसे भाषा में समझाना जिससे आप उसको याद कर सकें, लेकिन जब तक वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक उसका आनंद आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ आप बने रहेंगे, कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा है, मेरा वादा आपसे है। आपको रटना तो पड़ेगा ही नहीं, केवल समझना है और समझ के अपने दिमाग में बैठा लेना और वही जाके परीक्षा में लिख देना। बस मेरे साथ बने रहिए। और अगर वास्तव में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।